हाँ, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। बेसिकली जो लीवर होता है ना, उसके बहुत टाइप के कैंसर होते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन होता है ना, वो होता है हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसलिए सिर्फ अपन लोग हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा पढ़ रहे होंगे। मान लो लीवर ऑफ मतलब कार्सिनोमा ऑफ लीवर भी आ गया ना, कोई बहुत सारे टाइप का, तो एटलीस्ट ये लिख दोगे तो तुम्हारा मैक्सिमम नंबर कवर हो जाएगा। तो देखो इसके बारे में समझते हैं, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा के बारे में। नाम से समझो, हिपैटिक के सेल में होने वाले कैंसर को अपन लोग क्या बोल रहे हैं? कार्सिनोमा, सिंपल। तो देखो, ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लीवर है, ठीक है ना। मतलब इनिशियल स्टेज में ही डेवलप होता है, इसलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लीवर है, जबकि जो सबसे कॉमन है, ठीक है ना। और इसको याद कैसे करना है, इसका एपिडेमियोलॉजी कैसे याद करना है? जो लीवर है ना, बुढ़ापे में ख़राब होता है। और बुढ़ापा मतलब मेल के बुढ़ापे में, तो देखो मेल में ज़्यादा पाया जा रहा है, मेल ग्रेटर देन फीमेल कितना? 4:1, ठीक है। और बुढ़ापे में ख़राब हो रहा है मतलब 50 से 60 साल में, ये इसके एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लीवर हुआ, जो कि बुढ़ापे में हो रहा है, मेल में ज़्यादा हो रहा है। कहाँ से? 50 से 60 साल की उम्र में। तो देखो इसको अपन लोग कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे? ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। याद क्या करना है अपने को? इनमें इसका पैथोजेनेसिस कैसे होता है, मतलब अंदर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है। बाहर से कौन से फैक्टर्स हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, जो अपने रिस्क चांसेस बढ़ा रहे हैं हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के। फिर ग्रॉसली वो जिस लीवर में हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो रखा है वो कैसा दिखता होगा, माइक्रोस्कोपिकली कैसा दिखता होगा, फिर वो इधर उधर फैलेगा कैसे, ट्यूमर मार्कर्स क्या क्या होंगे, और अपन लोग इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। इतने पार्ट्स में अपन लोग पढ़ रहे होंगे। और एक छोटा सा पार्ट है फाइब्रोलेमुलर कार्सिनोमा, इसको भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलो चालू करते हैं कि अपने बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे होंगे, उसके किन किन वजह से हो रहा होगा। तो देखो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ना बेसिकली होता क्या है, क्रोमोजोमल एबरेशंस होते हैं, क्रोमोजोम में दिक्कत आ रही होगी। तो किन कारणों से आ रही होगी? तो पहले देखो, पहला चांस देखो, क्रोनिक हेपेटाइटिस। तो अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस हुआ तो सेल्स का बार बार इन्फ्लामेशन हो रहा होगा, उसकी वजह से सेल डेथ हो रहा होगा, या तो कुछ लोग रीजनरेट कर जाते होंगे। तो देखो ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसकी वजह से क्या, बार बार रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो इस वजह से जीनोमिक इनस्टेबिलिटी आ जाती है, सिंपल। तो पहला कारण तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का क्या हुआ, जीनोमिक इनस्टेबिलिटी। वो किसकी वजह से हो रहा है? क्रोनिक हेपेटाइटिस की वजह से। दूसरा, सिंपल सी बात है, अच्छे लोग दबेंगे और बूढ़े लोग बढ़ेंगे। तो अच्छा लोग कौन था? ट्यूमर सप्रेशन जीन, TP53, उसका इनएक्टिवेशन हो जाना। जबकि एक्टिवेशन ऑफ गंदे जीन्स, गंदे जीन यहाँ पे कौन कौन है? के रास, TGF अल्फा, और एक है अपना WNT सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटोंकोजीन। अगर ये याद ना हो तो एटलीस्ट ये याद कर लेना, क्या? बीटा कैंटेनिन, सिंपल। समझ में आया ना। तो अपना ये एक पार्ट हो गया क्या, क्रोनिक हेपेटाइटिस, उसके कारण बार बार इन्फ्लामेशन, रीजनरेशन और सेल डेथ हो रहा था। और फिर उसकी वजह से अपना क्या हो गया, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। अच्छे लोग दबने लग गए मतलब क्या, TP53 का सप्रेशन हो गया। गंदे लोग बढ़ने लग गए मतलब क्या, KRAS, TGF अल्फा और बीटा कैंटेनिन का एक्टिवेशन होना। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ क्या है, DNA रिपेयर जो हो रहा था ना, उसमें डिफेक्ट आ जाना। और एसोसिएटेड केस की वजह से होता है, देखो मान लो आपको हेपेटाइटिस B वायरस है ना, वो अगर आपके अंदर इन्फेक्शन किया तो उसके अंदर एक जीन होता है HBV X जीन, वो उसके पास ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, कैंसर डेवलप कराने की प्रॉपर्टी। तो उसके कारण भी अपने लीवर में कैंसर डेवलप हो सकता है। तो ये 5 डायग्राम को याद रखो, इनकी वजह से कुछ ना कुछ याद रहेगा। पहले लीवर में ये देखो लाल लाल दिख रहा है, सिरोसिस हो चुका है। सिरोसिस मतलब बेसिकली हेपेटाइटिस हो रखा है, तो क्रोनिक हेपेटाइटिस के कारण बार बार इन्फ्लामेशन, रीजनरेशन और डेथ हो रहा है, जिसकी वजह से जीनोमिक इंस्टेबिलिटी होगी। पहला ये कारण हुआ। दूसरा, अच्छे लोगों का दबना, अच्छे लोग मतलब क्या, ट्यूमर सप्रेशर जीन का दबना। तो ट्यूमर सप्रेशर जीन दबा, जैसे कि TP53। दूसरा अपना क्या हुआ, एक्टिवेशन बूढ़े लोगों का, जैसे कि KRAS, TGF अल्फा और बीटा कैंटेनिन, ठीक है ना। और उसके बाद छोटे मोटे फैक्टर क्या थे, रिपेयर खराब हो गया, और अपना HBV के X जीन में ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी है। तो ये कारण हुआ टोटल 5, एक ये 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ये टोटल 5 कारण हुआ जिनकी वजह से डेवलप हो सकता है। तो अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर देखते हैं कि किन वजह से अपने अंदर चांसेस ज़्यादा है। जैसे मान लो इसको कैसे पार्ट में बांटे, पैथोजन के एक्सपोजर के बेसिस पे बांटे, लीवर के सिरोसिस पे बांटे, लीवर में कोई फैंसी नाम वाला डिजीज हो गया उसके नाम पे, और कुछ अलग सा चीज़ से एक्सपोजर हो गया। तो देखो पहले पैथोजन के एक्सपोजर को देखते हैं। तो जैसे क्रोनिक हेपेटाइटिस B वायरस का इन्फेक्शन, क्रोनिक हेपेटाइटिस C वायरस का इन्फेक्शन, या फिर जैसे मान लो आपका जो मोल्डी ग्रेन या फिर नट्स होता है ना, उनमें क्या होता है, एस्परजिलस फ्लेवर्स पाया जाता है। तो अगर आप लोग वो खा लिए ना फ्लेवर्स, तो उसमें से अफ्लाटॉक्सिन निकलता है, और वो अफ्लाटॉक्सिन इंड्यूस करा सकता है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बाय कॉजिंग जीनोमिक इनस्टेबिलिटी, समझे ना। तो यही तो अपना ये हो गया, 3 ठो अपना पैथोजन पढ़ लिए, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, और अपना ये क्या, एस्परजिलस फ्लावर्स, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एफ्लाटॉक्सिन। दूसरा पढ़ते हैं सिरोसिस। तो सिरोसिस तीनों टाइप का, सिरोसिस तीनों टाइप का क्या होता है, अपना अल्कोहलिक सिरोसिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। 3 चीज़ होता है, अल्कोहलिक, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज।
फिर अपना देखते हैं फैंसी डिजीज़, कोई अच्छा सा नाम जिनकी वजह से हो रहा होगा। तो देखो इसके बारे में आप लोग अलग से पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में, हीमोक्रोमेटोसिस, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन और विल्सन डिजीज, इनके बारे में अलग से एक पूरा वीडियो बनेगा हर एक पे एक एक, तो आप लोग तब देख लेंगे। फिर अपना आता है एक्सपोजर, तो क्या चीज़ खाने से हो जा रहा है आपको, तो जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड, थ्रोरास्ट क्या होता है, एक अपन लोग दवाई खाते हैं इसकी वजह से बैक्टीरिया मरता है, तो इसलिए इसका नाम होता है थ्रोट्रास्ट और अर्सेनिक। तो देखो अभी अपन लोग 4 पार्ट में इसको बांटे हैं बेसिकली। एक तो अपन लोग ने पैथोजन लिया, फिर नॉर्मल लीवर का सिरोसिस कराया, फैंसी डिजीजेस देखे, और कुछ ऐसा चीज़ खा लिया अपने बॉडी में जिसकी वजह से हो रहा है। पैथोजन में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एस्परजिलस फ्लावर्स। सिरोसिस में अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक और प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। फैंसी में तो याद कर लो अभी के लिए, फिर आगे याद हो जाएगा अच्छे से। हीमोक्रोमेटोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन और विल्सन डिजीज। और एक्सपोजर के नाम पे क्या हो गया, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, थ्रोटास्ट और आर्सेनिक। सिंपल, ठीक है ना। इसको बस रटवा रहा हूँ, ये एक्सपोजर वाला याद कर लेना, बाकी तो ये सब अपना धीरे धीरे याद हो जाएगा। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या दिखता है प्रीडिस्पोजिंग में, कि देखो जैसे मान लो आप एफ्लोटॉक्सिन खाते हो, या फिर एफ्लोटॉक्सिन आपने खा लिया, या फिर अल्कोहल का एक्सपोजर है, और साथ में आपको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो गया है, तो आपका हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। सिंपल, समझ में? तो ये अपना प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हुआ। तो अभी तक अपन लोग क्या पढ़ के आए, पैथोजेनेसिस देख के आए। पैथोजेनेसिस कैसे हो, 5 कारण से हो रहा था। पहला वाला क्रोनिक हेपेटाइटिस, जिसकी वजह से रिपीटेड साइकिल ऑफ इन्फ्लामेशन, सेलुलर डैमेज और रीजनरेशन हो रहा था, जिसकी वजह से जीनोमिक इंस्टेबिलिटी आ रही थी। 2 और कारण क्या क्या है, अच्छे लोग का दब जाना, मतलब ट्यूमर सप्रेशन जीन का दबना, TP53 का दबना, और अपना प्रोटोऑन्कोजीन का बढ़ जाना। प्रोटोऑन्कोजीन में कौन आ रहा है, केरास आ रहा है, TGF अल्फा आ रहा है और बीटा कैंटिनिन आ रहा है। इसके अलावा 2 छोटे छोटे क्या थे, DNA रिपेयर नहीं हो पा रहा है, और हेपेटाइटिस बी वायरस का एक्स जीन। प्रीडिस्पोजिंग में 4 पार्ट था, पैथोजन, अपना सिरोसिस, फैंसी डिजीज और एक्सपोजर। फिर अपन आते हैं बाहर से ये किडनी कैसा दिख रहा है, मतलब बाहर से ये लीवर कैसा दिख रहा होगा। तो देखो डायग्राम को समझो, ये नॉर्मल लीवर है, ठीक है। अब इसमें जब कार्सिनोमा हुआ तो देखो एक ठो लीवर में ऐसा दिख रहा है आपको, एक जगह मल्टीपल दिख रहा है और एक जगह ये ग्रोइंग टाइप का दिख रहा है। तो देखो पहला वाला है एक्सपेंडिंग टाइप। एक्सपेंडिंग टाइप में क्या होता है, बेसिकली इसका नाम एक्सपेंडिंग है, पर ये एकदम इनक्लोज रहता है, कैप्सूल से इनक्लोज रहता है। फैलने वाले का नाम क्या होता है, स्प्रेडिंग टाइप, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिंग वाला इनक्लोज इनकैप्सुलेटेड है। दूसरा अपना मल्टीफोकल टाइप। मल्टीफोकल क्यों, बहुत जगह डेवलप हो रहा है तो मल्टीफोकल टाइप। और तीसरा क्या है, स्प्रेडिंग टाइप, ये अलग अलग जगह फैल रहा होगा। सिंपल, तो 3 टाइप है, एक्सपेंडिंग, मल्टीफोकल और स्प्रेडिंग। तो एक्सपेंडिंग वाला क्या है, इनकैप्सुलेटेड है, और कैप्सूल के अंदर क्या हो रखा होगा, नेक्रोसिस और हीमरेज। सिंपल। और ये कैसा दिख रहा है आपको, डायग्राम में ही दिख रहा है, राइट लोब ऑफ लीवर में डेवलप किया गया है, यहाँ पे राइट लोब ऑफ लीवर में बनाया गया है। और क्या, येलो ब्राउन लार्ज मास दिख रहा है। सिंपल। मल्टीफोकल वाला क्या होगा, बहुत जगह बन रहा होगा भाई, मल्टीफोकल टाइप। मल्टीफोकल होगा 3 से 5 सेंटीमीटर हर जगह बन रहा होगा और पूरे लीवर में फैला हुआ होगा। स्प्रेडिंग टाइप का नाम ही स्प्रेडिंग टाइप इसलिए क्योंकि वो इनफिल्ट्रेटिंग है, डिफ्यूज मतलब पूरी जगह फैला, उसको कोई बाउंड्री नहीं है, इनफिल्ट्रेटिंग ट्यूमर वहाँ से अलग अलग जगह फैल रहा होगा। तो अपना ग्रॉस में 3 चीज़ दिख रहा है, एक एक्सपेंडिंग जो कि इनकैप्सुलेटेड है, जो अलग अलग पॉइंट पे बन रहा है वो मल्टीफोकल है, और जो फैल रहा है उसका नाम अपना स्प्रेडिंग है। तो एक्सपेंडिंग वाले का क्या था, येलो ब्राउन मास है, इनकैप्सुलेटेड है, तो अंदर में क्या क्या प्रेजेंट हो रहा है, सेंट्रल नेक्रोसिस और हीमरेज। मल्टीफोकल वाला बहुत सारे साइड पे बन रहा है, लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर का। और स्प्रेडिंग वाला क्या, डिफ्यूजली इनफिल्ट्रेटिंग ट्यूमर मास है। समझ में? ये अपना हो गया ग्रॉस। अब हिस्टोलॉजी देखते हैं। तो हिस्टोलॉजी देखो, एक है ये सबसे कॉमन है, ये वाला क्या, ट्रेबिकुलर या फिर साइनोसॉइडल। तो देखो इसमें दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, बेसिकली ये जो बीच में बड़े बड़े पैसेज दिख रहे हैं, फ्लूइड जा रहे हैं आराम से, ये साइनोसॉइड से जो पर्पल से दिख रहा है अपने को। तो देखो ये क्यों बन रहा है, यहाँ पे जो पिंक है ना ये सेल्स है, तो यहाँ पे जो ये अपना ट्रेबिकुलाई हुआ है, इतने वाला पार्ट जो सेल्स वाला पार्ट है, और जो अपना ये कैनाल बन रहा है इसको अपन लोग बोल रहे हैं साइनोसॉइड। तो देखो ट्रेबिकुलाई मेड अप ऑफ 2 to 8 वाइड लेयर सेल्स, ये अपना यहाँ से यहाँ तक मतलब 2 से 8 लेयर के सेल्स बन गए, और उनके बीच में ये आराम से स्पेस जो है उसको अपन लोग बोल रहे हैं साइनोसॉइड। तो ये वाला पैटर्न का नाम क्या हो गया, ट्रेबिकुलर या साइनोसॉइडल पैटर्न। दूसरा अपना क्या हुआ, एसिनार या फिर स्यूडोग्लैंडुलर। कभी भी ग्लैंड का हिस्टोलॉजी देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, बीच में सिक्रीशन, जैसे थायराइड भी देखोगे तो ऐसे ही बनता है ना, फॉलिकल टाइप का, और बीच में सिक्रीशन हो रहा होता है। तो एसिनार या फिर स्यूडोग्लैंडुलर। तो इसमें क्या है, ट्यूमर सेल एक सेंट्रल सिस्टिक स्पेस को इंक्लोज करते हैं। देखो यहाँ पे सिस्टिक स्पेस मतलब बेसिकली सिस्ट के अंदर ऐसे खाली सी जगह बन गई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिजनरेशन हो रखा है, यहाँ पे पूरा ट्यूमर है और बीच में डिजनरेशन हो गया, तो इसको अपन लोग बोलेंगे एसिनार, क्योंकि एसिना ही बन रहा है, या फिर ग्लैंडुलर के जैसा दिख रहा है इसलिए स्यूडोग्लैंडुलर। तीसरा है अपना क्या, कॉम्पैक्ट सेल। कॉम्पैक्ट मतलब क्या, यहाँ ट्यूमर सेल एकदम एक गुच्छा बना लिए, और ट्यूमर सेल फॉर्म लार्ज सॉलिड मास। और चौथा है जिसमें स्ट्रोमा का बहुत एनाप्लेसिया बहुत ज़्यादा हो रखा है,
तो बहुत सारे स्टोमा बन रहा है। तो सीरस जैसे सिरोसिस होता है ना, तो एस सीरस का नाम हो गया यहाँ पे। फाइब्रोस्टोमा यहाँ बहुत सारे। तो इसमें 4 हिस्टोलॉजिकल पैटर्न है। एक है अपना जिसमें ट्रेबिकुलाई जो कि सबसे कॉमन है, ये सेल्स है उनमें न्यूक्लियाई है, ठीक है ना। तो ये अपना ट्रेबिकुलाई है, उनके बीच में अपना जो कि 2 से 8 लेयर का होगा और उनके बीच में साइनोसाइड जा रहा होगा। दूसरा अपना क्या है, ग्लैंडुलर वाला पार्ट जिसको स्यूडो ग्लैंडुलर बोल रहे हैं या फिर एसिनाई, जिसमें सेंट्रल सिस्टिक स्पेस खाली है ड्यू टू डिजनरेशन। तीसरा अपना क्या है, कॉम्पैक्ट, जिसमें सॉलिड ट्यूमर मास के सेल से बना है। और चौथा अपना फाइब्रस वाला पार्ट है। लीवर के फाइब्रोसिस को अपन लोग क्या बोलते हैं, सिरोसिस ना, तो सिरस इसको कहते हैं सिंपल। तो अपना 4 पार्ट हो गया। तो ग्रॉस समझ लिए, ग्रॉस में 3 टाइप था, एक्सपेंडिंग टाइप, मल्टीफोकल टाइप और स्प्रेडिंग टाइप। हिस्टोलॉजी में भी हिस्टोलॉजी में 4 पार्ट है, ट्रेबिक्यूलर, एसिनार, कॉम्पैक्ट और सिरस। अब देखते हैं ये इधर उधर फैलता कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, या तो आसपास ऐसे ही फैल गया बिना किसी हेल्प से, तो उसको लोकल स्प्रेड कहेंगे। दूसरा ब्लड की हेल्प से फैल रहा है तो हिमेटोजेनस स्प्रेड, और लिम्फेटिक वेसल्स की हेल्प से फैल रहा है तो लिम्फेटिक स्प्रेड। तो देखो लोकल स्प्रेड में क्या होता है, लीवर में से मान लो यहाँ पे डेवलप हुआ एक्सपेंडिंग टाइप, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, तो छोटे छोटे नोड्स बनाता है, तो उनको अपन लोग बोलते हैं सैटेलाइट नोड्यूल्स, ठीक है ना। इसलिए सैटेलाइट का फोटो बना दिया, सैटेलाइट नोड्यूल। हिमेटोजेनस स्प्रेड देखिए अपन लोग, तो क्या होगा, बेसिकली वेसल्स के अंदर घुस रहा है, ठीक है ना, इन्वेजन ऑफ वेसल्स। या तो अब इसमें कौन कौन से पोर्टल वेसल्स आते हैं ना, तो पोर्टल वेन में घुस सकता है, या तो हिपेटिक वेन में, हिपेटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना के में जाएगा, वहाँ से फिर राइट साइड ऑफ हार्ट होगा, ये लीवर लिखा हो ना, ये राइट साइड ऑफ हार्ट होगा, ठीक है ना। तो देखो राइट साइड ऑफ हार्ट में चला गया, सिंपल। चलो तो फिर अपना क्या हुआ, बेसिकली अपना हिमेटोजेनस में क्या हुआ अपन लोग का, एक था लोकल स्प्रेड जिसकी वजह से हुआ सैटेलाइट नोड्यूल्स। हिमेटोजेनस में क्या दिख रहा है, इन्वेजन ऑफ वेसल्स, जैसे कि पोर्टल वेन्स और हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन इंफीरियर वेना केवा में गया, इंफीरियर वेना केवा से हार्ट में चला गया, तो और जगह मेटास्टेसिस हो गया। लिम्फेटिक में क्या, आसपास, इसमें हाइलम बनता है ना, उसी की वजह से, तो उसी में से सब घुसता है, तो उसके आसपास जो लिम्फ नोड होगा, पेरी हाइलर लिम्फ नोड, इसके पास पेनक्रियाज होता है तो पेरी पेनक्रियाटिक लिम्फ नोड, और अओर्टा एब्डोमिनल अओर्टा पास से आता है तो पैरा अओर्टिक लिम्फ नोड, उनमें जा सकता है, सिंपल। तो ये लोकल में हो गया सैटेलाइट, हिमेटोजेनस में हो गया या तो अपना पोर्टल वेन्स या तो हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन से हार्ट तक पहुंच गया। और लिम्फेटिक स्टेट में था पेरी हाइलर, पेरी पेनक्रियाटिक और पैरा अओर्टिक। अब इसका ट्यूमर मार्कर्स देखते हैं। तो ट्यूमर मार्कर्स में बेसिकली इसका 3 है। 3 को याद करने के लिए पहले डायग्राम को देखो, ये बच्चा दिख रहा है, फीटस दिख रहा है, तो अल्फा फीटोप्रोटीन। ये फूकने से दिख रहा है, सिगरेट फूके तो अल्फा 1 फूकोसाइडेज। और ये अपना थ्रोम्बस बना दिया, प्लेटलेट बना दिया, तो अल्फा कार्बो, वैसे प्लेटलेट ऐसा दिखता नहीं पर चलो ठीक है। थ्रोम्बस से याद कर लो अल्फा कार्बोक्सी प्रोथ्रोम्बिन। तो फीटस से क्या याद कर सकते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन। फूको से क्या याद कर सकते हैं, अल्फा 1 फूकोसाइडेज। और प्लेटलेट थ्रोम्बस से क्या याद कर सकते हैं, अल्फा कार्बोक्सी थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना। तो ये लगभग 50% में अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ा रहता है, पर ये और सब में भी बढ़ा रह सकता है, तो इसलिए परमानेंट नहीं है ये। और जो अल्फा 1 फूकोसाइडेज है, ये लीवर से एसोसिएटेड होता है, तो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और सिरोसिस से निकलता है। और अल्फा कार्बोक्सी प्रोथ्रोम्बिन तो है, तो ये तीनों मार्कर हैं इसके। डायग्नोसिस देखा जाए तो अभी तक अपन लोग क्या क्या देख लिए, पैथोजेनेसिस समझ लिए, उसमें 5 चीज़ देखे थे, सिरोसिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस, ट्यूमर सप्रेशन का दबना, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉन का जीन, डीएनए रिपेयर खराब होना, या तो फिर एचबीवी का एक्स जीन। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में अपना देखे थे पैथोजन, सिरोसिस, फैंसी डिजीज और एक्सपोजर, ठीक है। ग्रॉस में अपन लोगों ने 3 टाइप देखा, एक्सपेंडिंग, मल्टीफोकल और स्प्रेडिंग टाइप। और हिस्टोलॉजी में 4 टाइप देखा, अपना ट्रेबिकुलर या फिर साइनोसॉइडल, एसिनार, कॉम्पैक्ट और सीरस। और स्प्रेड में तो 3 तरीके से देखे, लोकल स्प्रेड, हिमेटोजेनस स्प्रेड और लिम्फेटिक स्प्रेड। और ट्यूमर मार्कर्स में अपन लोगों ने फोटो को याद कर लिया। डायग्नोसिस कैसा था, आप एक तो इमेजिंग कर लो, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाएगा कि आपको कार्सिनोमा है, या तो फिर हिपैटिक आर्टरी का एंजियोग्राफी कर लो। एंजियोग्राफी करेंगे, कैमरा में दिख रहा होगा कि ट्यूमर सेल्स ऐसे दिख रहे होंगे, ऐसे ब्लस कर रहे होंगे, तो ट्यूमर ब्लसेस दिखता है। और या तो फिर एफएनएसी लीवर को निकाल के लीवर का थोड़ा सा फाइन नीडल एस्पिरेशन करा लो और फिर उसको लैब में देख लो, तो उससे अपना हिस्टोलॉजिकल पैटर्न समझ में आ जाएगा, सिंपल। तो ये हुआ अपना, समझे। तो इतना हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा था, पैथोजेनेसिस था, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर था, ग्रॉस था, हिस्टोलॉजिकल पैटर्न, स्प्रेड, ट्यूमर मार्कर्स और डायग्नोसिस। एक छोटा सा पार्ट है फाइब्रोलेमिनर कार्सिनोमा, ये डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है जिसमें कोलेजन बंडल पाए जाते हैं सेल्स के बीच में, बस ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, बस, ठीक है।